रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 7 दिल्ली ब्लेक विला। रात के 11 बजे अचानक निर्भय का फोन बजा था। वो अभी आकर बस बिस्तर पर लेटा ही था, पर फोन बजाने की आवाज सुनकर वो वापस उठकर बैठा। उसने फोन उठाया और बात की। सामने वाले की बात सुनकर निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। उसने तुरंत फोन कट करके वापस कॉफी टेबल पर रखा और खड़ा होकर बाथरूम में चला गया। पलक को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने हैरानी से पहले निर्भय के फोन को देखा और फिर निर्भय को देखा। निर्भय कुछ देर में अपने कपड़े चेंज करके रेडी होकर बाहर आ चुका था। पलक हैरानी से बोली, रात के 11 बजे तुम रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? निर्भय ने बिना किसी भाव के कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, काम है, और वो चला गया। वो खुद में ही बुदबुदाई, कहाँ जा रहा है ये? उसने खुद से ही कहा, अजीब बंदा है, रात के 11 बजे कौन सा काम आ गया इसे? वो बोल ही रही थी कि कॉफी टेबल पर पड़ा फोन बजने लगा। पलक ने उसे तरफ देखा तो बुदबुदाई, ये फोन भी भूल गया। उसने निर्भय का फोन लिया और उठाकर कान से लगाया तो सामने से आवाज आई, होटल 7 स्टार। और इतना कहकर फोन कट हो गया। पलक को समझ में नहीं आया। वो धीरे से बोली, निर्भय होटल 7 स्टार गया है इतनी रात को? सब ठीक है ना? उसने निर्भय का फोन उठाया और पता नहीं उसे क्या सूझा। वो भी रेडी हुई और सीधा नीचे चली आई। नीचे ड्राइवर जो कॉटेज में सो रहा था, पलक ने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। वो अपनी कर लेकर सीधा होटल 7 स्टार के लिए निकल गई। होटल 7 स्टार रूम नंबर 32 में एक लड़की बिना कपड़ों के एक आदमी के साथ बेड पर थी। वो आदमी जिसकी उम्र 50 के करीब रही होगी। दोनों ने ही कपड़े नहीं पहन रखे थे और दोनों ही एक दूसरे में उलझे हुए थे। तभी डोर पर किसी ने बेल बजाई। वो आदमी उस लड़की से अलग हुआ और अपना बाथरोब पहना। वो लड़की और कोई नहीं रिदा थी और उसके साथ जो थे वो थे सौरभ शेखावत। उन्होंने बाथरोब बांधा और जैसे ही जाकर दरवाजा खोल सामने निर्भय को देखा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बिना किसी भाव के अपनी आंखों में डर लिए निर्भय को देख रहे थे। कुछ बोला नहीं गया। निर्भय ने हल्का सा सिर टेढ़ा करके उनके पीछे बेड पर बैठी रिदा की तरफ देखा, जिसने अब तक निर्भय को देखा नहीं था। वो ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर करते हुए बोली, डार्लिंग जल्दी आओ। निर्भय मुस्कुराया और बड़े अजीब अंदाज में बोला, तुम्हारा तो मजे है, घर में बीवी, होटल में मॉडल और कंपनी में रखेल। सौरभ के चेहरे के भाव बदल गए। वो बिना किसी भाव के बस 2 शब्द बोले, क्या चाहिए? और निर्भय ने वैसे ही कहा, तुम। सौरभ उसे सवालिया नजरों से देखने लगे तो निर्भय ने एक इवल स्माइल के साथ अपना हाथ उठाकर एकदम से उसकी गर्दन पर मारा। अगला ही पल सौरभ सीधा नीचे गिरने को हुए कि उनके गिरने से पहले ही किसी ने आकर उन्हें सहारा दे दिया। निर्भय ने उस आदमी की तरफ देखकर इशारा किया तो वो सौरभ को वहां से लेकर चले गए। रिदा कुछ भी पता नहीं था। वो अब भी आराम से बेड पर बैठी थी। निर्भय चुपचाप अंदर चला आया। रिदा ने अपने नेल्स को देखते हुए ही कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपके साथ मिलकर मैंने बहुत कुछ अंजाम दिया, पर अभी तक जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला। आपने कहा था पलक रास्ते से हट जाएगी तो मेरा मॉडलिंग करियर ऊंचाइयों पर जाएगा, पर क्या हुआ? निर्भय नोमानी ने उससे शादी कर ली और अब। वो बोल ही रही थी कि नजर निर्भय पर चली गई। निर्भय के उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर रिदा के चेहरे का रंग इस कदर उड़ा था जैसे उसने अपनी मौत को अपने सामने देख लिया हो। वो खड़ा उसे आराम से देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि वो किस हालत में गिरे। रिदा ने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था, पर सीने के ऊपर का भाग पूरा खुला था। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी कि वो क्या बोले। और निर्भय बड़े आराम से उसे देख रहा था। रिदा के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसका मन रोने का कर रहा था। उसका शरीर कांपने लगा था और अचानक एक बार फिर दरवाजा धाम से खुला। निर्भय और रिदा दोनों ने उस तरफ देखा तो पलक सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। निर्भय की आंखें छोटी हो गई। वो धीरे से बुदबुदाया, ये यहाँ क्या कर रही है? और पलक हैरानी से कभी बेड पर बिना कपड़ों के बैठी रिदा को तो कभी निर्भय को देख रही थी। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू उतर आए और वो चुपचाप वहां से वापस निकल गई। और अचानक उसे रियलाइज्ड हुआ कि पलक ने क्या सोचा होगा। वो तुरंत वहां से निकल गया। पलक जो इस वक्त नीचे आ चुकी थी, वो बस वहां से चले जा रही थी। आंखों में आंसू थे जिन्हें वो अपने हाथों से पोंछे जा रही थी, बट वो आए जा रहे थे। निर्भय भागकर उसके पीछे आया और एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटते हुए बोला, पलक मेरी बात सुनो। जो उद्धरण चिन्ह। वो बोल ही रहा था कि पलक ने एकदम से उसे धक्का दिया और जोर से चिल्लाई, कह दो जो मैंने देखा वो झूठ था, जो मैंने देखा वो गलत था, जो मैंने देखा वो सच है ही नहीं, तुम वो थे ही नहीं।
और वो लड़की रिदा है ही नहीं। बना लो मुझे बेवकूफ, हूँ मैं बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। बनाओ मुझे बेवकूफ, बोलो मुझे कि जो मैंने देखा वो झूठ है, पढ़ाओ मुझे पट्टियां और मैं मान लूंगी। वो रोते हुए बोल रही थी और निर्भय ने एक बार फिर से उसके करीब जाकर उसके आम को कसकर पकड़ते हुए कहा, लिसन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ किसी और कम से आया था, और तुम यहाँ कर क्या रही हो? पलक ने शांत नजरों से उसे देखा पर वो उससे डर नहीं रही थी, वो रो रही थी और परेशान थी। उसने रोते हुए ही निर्भय की आंखों में आंखें डालकर कहा, फोन घर भूल गए थे तुम अपना? तुम्हारा फोन देने आई थी कि इतनी रात को घर से निकले थे, कहीं प्रॉब्लम में ना हो। पता होता है कि ये सब देखने को मिलेगा तो आती ही नहीं। मैं कैसे सोच सकती हूँ कि तुम एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हो? मेरे साथ भी तो वन नाइट स्टैंड किया, तो कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की इकलौती लड़की हूँ? भूल ही गई कि शायद तुम बहुत सी लड़कियों के साथ ये कर चुके होंगे। निर्भय को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कस के उसके बालों को पकड़कर उसका सर पीछे किया तो पलक की चीख निकली और निर्भय उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, लिसन, सफाई देने का कोई शौक नहीं है मुझे, फिर भी सिर्फ एक बात, मैं यहाँ किसी और कम से आया था। वो लड़की किसी और के साथ थी, मेरे साथ नहीं। पलक रो रही थी। निर्भय ने कस के उसके बालों को पकड़ रखा था पर पलक कुछ भी नहीं बोली। वो बस चुपचाप निर्भय को देखती रही तो निर्भय ने एक बार फिर उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर कहा, यू डोंट बिलीव मी। पलक अब भी कुछ नहीं बोली तो निर्भय ने उसके आर्म को पकड़ा और उसे खींचते हुए वापस उसी कमरे की तरफ ले जाने लगा जहां से पलक लौट कर आई थी। अब तक रिदा कपड़े पहन चुकी थी और वहां से जा रही थी। पलक और निर्भय को देखते ही वो रुक गई। उसने डरी नजर से निर्भय और पलक को देखा। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। वो बोल नहीं पा रही थी और निर्भय ने अपने खा जाने वाली आंखों से अंगारे उगलते हुए बस एक सेंटेंस कहा, किसके साथ थी तुम? वो रो रही थी। उसने एक नजर पलक को देखा और धीरे से बुद्ध बुदाए, सौरभ शेखावत। पलक में जैसे ही ये सुना, उसके उड़ गए। वो अपनी आंखें बड़ी किए सदमे के मारे रिदा को देखने लगी। सौरभ शेखावत यानी पलक के चाचा जो रिदा के पिता की उम्र के थे। रिदा उनके साथ। वो सदमे के मारे रिदा को देख रही थी। फिर अचानक उसने निर्भय को देखा। उसे निर्भय की बात याद आए, अगर मैं पता लगाने पर आया तो सोचो उस इंसान का क्या होगा। वो धीरे से बुदबुदाई, तुमने पता लगा लिया? निर्भय ने एक नजर उसकी तरफ देख फिर वहां से आगे बढ़ गया तो पलक रिदा को देखने लगी। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो जमीन में नजरें गड़ाए बस चुपचाप खड़ी थी और पलक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो इसका मतलब है जो निर्भय ने कहा था वो सच था? वो नाइट स्टैंड तुमने करवाया था? पलक धीरे से बोली थी और वो पलक की तरफ आने को हुई कि पलक ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, छूना भी मत मुझे, और वो सीधा वहां से निकल गई। वो भागकर कॉरिडोर में आए तो देखा निर्भय किसी से फोन पर बात कर रहा था। पलक सीधा उसके पास चली आए। निर्भय फोन रखा और पलक की तरफ देखा तो पलक धीरे से कहा, सॉरी। वो उसने झुकाया पर निर्भय ने अपने हाथ का इशारा करके उसे जाने को कह दिया। पलक को सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पर आता था, पर आज नहीं आया था। वो अब भी निर्भय को देख रही थी और निर्भय वहां से आगे बढ़ाने को हुआ कि पलक ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो। निर्भय ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके जबड़े को कस के पकड़ते हुए बोला, लिसन, मैं एक बार और ये बात दोहराऊंगा नहीं। अगर मुझे तुम किसी और की वजह से तुम रोती हुई दिखी तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारे आंसुओं को अपने लिए बहाने के। पलक उसे डरी नजरों से देखने लगी। उसने अब ध्यान दिया था, वो अब भी रो रही थी और निर्भय उसे घूर रहा था। पलक को उसकी नजरों से ही डर लग रहा था। वो दोनों काफी करीब खड़े थे। निर्भय को अचानक किसी के आने की आहट महसूस होने लगी। उसने तेजी नजरों से कॉरिडोर की आखिरी हिस्से की तरफ देखा तो कुछ गार्ड्स आ रहे थे। ये उसके गार्ड्स नहीं थे, शायद सौरभ को लेने आए थे। पर वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि निर्भय नोमानी यहाँ पर है। उसने एकदम से पलक की गर्दन पर हाथ रखकर उसके होठों से अपने होंठ मिला लिए और उसे किस करने लगा। पलक को समझ में नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। उसकी आंखें हैरानी से खुली थी और निर्भय उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था। पलक ने अचानक से कदमों की आहट सुनी जो करीब आ रही थी, तो उसने उस ओर नजरें घुमाई। ये गार्ड थे। पलक समझ गई। उसने अपना हाथ धीरे से निर्भय के बालों में उलझा लिया और उसे किस बैक करने लगी। दिल्ली होटल 7 स्टार में निर्भय और पलक दोनों ही कॉरिडोर में खड़े एक दूसरे को किस कर थे और वो गार्ड जो निर्भय के पीठ के पीछे खड़े इधर उधर देख रहे थे, उन्होंने जैसे ही निर्भय पलक को देखा उन लोगों को भी अजीब लगा।
उन्हें सही नहीं लगा ऐसे किसी कपल को डिस्टर्ब करना और वो लोग वहां से ढूंढते हुए आगे चल दिए। उन्होंने यहाँ किसी को आते देखा था, इसलिए वो पीछे पीछे चले आए थे, पर अब उन्हें यहाँ कोई नहीं दिख रहा था। वो जैसे ही कॉरिडोर से बाहर निकले, निर्भय ने अपनी नजर उठाकर उस तरफ देखा, पर उसने अभी भी पलक को छोड़ा नहीं था। उसकी नजरें वापस पलक पर आ ठहरी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अच्छे से पलक के चेहरे को थाम लिया, उसके होठों को लगातार चूमने लगा। वो उसके होठों को चूम रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था, उन्हें शक कर रहा था, और पलक उसका पूरा साथ दे रही थी। उनकी वो सॉफ्ट किस कब फ्रेंच किस में बदल गई, उन्हें ही पता नहीं चला। दोनों की तंग आपस में उलझी हुई थी। निर्भय ने धीरे से हाथ उठाकर दीवार के पास ही बने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और किस करते हुए ही पलक को अंदर ले आया। पलक के हाथ निर्भय की ब्लेजर को उतार रहे थे। वो दोनों अब फिर लगातार किस कर रहे थे और निर्भय ने एकदम से ले जाकर पलक को बेड पर धक्का दिया। पलक सीधा बेड पर जाकर गिरी और उसके सारे बाल बेड पर बिखरे हुए थे। वो लंबी गहरी सांस से भरते हुए निर्भय को देख रही थी। उसकी आंखों में निर्भय के लिए डिजायर थी। निर्भय ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए पलक की तरफ बढ़ना शुरू किया। पलक लेटे हुए अब की उसकी आंखों में देख रही थी। निर्भय ने अपनी शर्ट निकालकर साइड में रखते हुए बेड पर पलक के पैरों के बीच में अपना घुटना रखा और बस उसी डिजायर के साथ उसे देखने लगा। पलक धीरे से उठकर बैठी और निर्भय ने उसकी गर्दन पर हाथ रख लिया। उसने पलक के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए और एक बार फिर वो बस पलक को पेशनेटली किस करने लगा। निर्भय के दोनों हाथ पलक के चेहरे को छू रहे थे और वो उसे किस किए जा रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने होठों को पलक के होंठों से हटाया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसके होंठ गिले थे, जो पहले के चेहरे को भी गिला कर रहे थे। निर्भय ने उसे चूमते हुए ही उसकी ड्रेस को उतारकर साइड में फेंक दिया और उसे फाड़ भी दिया। उसने फिर से पलक को धक्का देकर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। निर्भय ने पलक के इर्द गिर्द हाथ रखे हुए थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे और निर्भय का फोन बजा। उसने पलक को वैसे ही देखते हुए अपना फोन उठाकर कान से लगाया तो सामने से आवाज आई, डन। निर्भय ने फोन ऑफ करके टेबल पर फेंका और एक बार फिर पलक की गर्दन पर अपने होंठ फेरने लगा। वो उसे बाइट कर रहा था और पलक कराह रही थी। वो ना सिर्फ पलक की गर्दन पर बल्कि उसकी कोलबोन, क्लीवेज और हर जगह किस और बाइट कर रहा था। उसने अपने और पलक के बाकी कपड़े भी निकालकर फेंक दिए और बस उसके पूरे शरीर पर अपने होंठ फेरने लगा। पलक का हाथ उसके बालों में था। वो उसके कंधों पर धीरे धीरे किस कर रही थी। निर्भय ने ब्लैंकेट से दोनों को कवर किया और पलक को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पलक को कुछ महसूस हुआ। निर्भय ने अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए एंटर किया। पलक ने कसके अपनी हाथ की मुट्ठी बना ली। निर्भय ने अपने हाथ की उंगलियों को उसके हाथ में उलझाकर उसके हाथ की मुट्ठी खोल दी। वो लगातार खुद को पुश करने लगा। वो पलक के हाथों को बेड पर धंसाने लगा था और पलक सिसकियां भरने लगी थी। निर्भय ऐसे ही पलक को पूरी रात परेशान करता रहा। 4-5 सेशन खत्म करके पलक बुरी तरह थक चुकी थी, पर निर्भय अब भी रुकने को तैयार नहीं था। वो मरियल सी आवाज में बोली, अब बस, मुझसे नहीं होगा। निर्भय ने उसके माथे को चुमा और उसके पास लेट गया। अपने ऊपर से निर्भय का वजन हटते ही उसे नींद आ गई। यहाँ दूसरी तरफ कमरे से बाहर एक आदमी खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, बिल्कुल। पहले पलक शेखावत का चाचा था, जिसे निर्भय ने ठिकाने लगा दिया। दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो उसके ही चाचा के साथ थी, और तीसरी पलक शेखावत जो इस वक्त निर्भय नोमानी के साथ एक कमरे में है। सामने से किसी मर्द की काफी धीमी आवाज आए, मीडिया तक खबर पहुंचा दो। पलक शेखावत ने पूरी रात एक गैर मर्द के साथ गुजार दी। मर्द कौन है ये मीडिया खुद तय करेगी। उसकी बात सुनकर इस आदमी ने ओके कहकर फोन रख दिया और फिर से किसी को कॉल लगाते हुए वहां से निकल गया। यहाँ पलक जो गहरी नींद में सो चुकी थी, वो काफी थक चुकी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा निर्भय उसके पास नहीं था। वो एकदम से उठकर बैठते हुए बोली, ये मुझे छोड़कर चला गया। वो हैरानी से दूसरी तरफ देखने लगी कि कॉफी टेबल पर पड़े उस कागज की तरफ नजर चली गई। उसने तुरंत वो कागज उठाया और उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, ये तुम्हारी सजा है। तुम यहाँ पर अकेली आई थी, बिना मेरी मर्जी के आई थी, बिना मुझसे पूछे, तो घर भी अकेले ही आ जाना। पलक का मुंह बन गया। वो धीरे से बोली, ऐसा थोड़ी करता है कोई, ऐसा ही था तो रात को छोड़ देता। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वो मरियल सी आवाज में बोलते हुए इधर उधर देखने लगी। अचानक उसे याद आया, उसके तो कपड़े भी कल रात को फाड़ गए उस इंसान ने। वो धीरे से बोली, कपड़े छोड़कर गया या नहीं?
उसने इधर उधर देखा तो सोफे पर पड़े सामने पेपर बैग पर नजर चले गई। पलक ने अपने शरीर पर ब्लैंकेट लपेटा और उस पेपर बैग की तरफ चली गई। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें पलक के लिए ड्रेस थी। पलक मुस्कुराई और ड्रेस को लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई और अपना फोन लेकर सीधे कमरे से बाहर निकली। वो सिर्फ अपना फोन और गाड़ी लेकर यहाँ आई थी। वो बाहर निकली ही थी कि अचानक आंखों हैरानी से बड़ी हो गई। वहां पर मीडिया मौजूद थी। हर कोई कैमरा लेकर उसकी तस्वीर क्लिक कर रहा था और कई लोग उसके सामने माइक लाकर उससे सवाल करने लगे। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या जो खबर हमें मिली है वो सच है? क्या आप सच में अपने ही चाचा जी के साथ थी? पलक ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये वो लोग क्या बोल रहे थे? पलक कुछ कहने को हुई कि उन लोगों ने फिर से सवाल दाग दिया। मैडम, हमने रात को यहाँ पर सौरभ शेखावत को एक लड़की के साथ आते देखा था। क्या वो लड़की आप थी? आपने वही कपड़े में पहने हैं मैडम। क्या आप सच में अपने ही चाचा जी के? वो बोल ही रहा था कि पलक ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर झड़ दिया। ये देखते ही सारे मीडिया वाले एक कदम पीछे हट गए। पर यह और बड़ा स्कैंडल बनने वाला था क्योंकि पलक ने मीडिया के सामने एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा था। पलक गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों पर कीचड़ उछालना छोड़ दो। जब सच पता ना लगा पाओ तो चुप रहना सीख लो या जॉब छोड़कर घर में बैठो। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि तुम मुझ पर सवाल खड़े करो। और वो इतना बोलकर इतनी सारी मीडिया के बीच से होते हुए वहां से निकल गई। सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए और उसके जाते ही एक नया बखेड़ा शुरू हो गया था। हर किसी ने उसकी ये फुटेज रिकॉर्ड की थी। किसी ने लाइव अपलोड कर दिया तो किसी की लाइव रिपोर्टिंग चलने लगी थी। पलक गुस्से से तिलमिलाते हुए आकर अपनी कार में बैठी और सीधा स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, ये सब हो क्या रहा है? अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और मन ही मन बुदबुदाई, अगर ये तुमने किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निर्भय नोमानी। और उसने सीधा गाड़ी N&N की तरफ मोड़ दी। N&N में निर्भय इस वक्त अपने केबिन में था और दैनिक भागता हुआ अंदर आया। वो हौंफते हुए बमुश्किल बोलने की कोशिश करते हुए बोला, सर टीवी ऑन कीजिए। वो रिपोर्टर, मीडिया धो कुछ भी क्लियर बोल नहीं पा रहा था। पर निर्भय समझ गया था कि कोई बड़ी बात हुई है। उसने रिमोट उठाया और केबिन में लगे उस टीवी को ऑन किया और न्यूज लगा दी। वो देख ही रहा था और बस चेहरे के भाव एकदम सख्त हो चले थे। उसके चेहरे को देखकर बता पाना मुश्किल होने लगा था कि वो गुस्से में है, शांत है या खुश है। वो चुपचाप स्क्रीन को घूर रहा था। पलक एक आदमी को थप्पड़ मार चुकी थी। उसके अलावा दूसरे चैनल पर न्यूज अलग से चल रही थी कि पलक को अपने ही चाचा के साथ देखा गया होटल में। निर्भय ने एक नज़र दैनिक की तरफ देखा और जोर से रिमोट को उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, डिलीट करवाओ इसे अभी के अभी। मुझे ये न्यूज कहीं पर भी फिर से दिखनी नहीं चाहिए। दैनिक डर ही गया था। वो एकदम से पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी करवाता हूँ। और वो सीधा बाहर निकल गया। यहाँ निर्भय ने तुरंत अपना फोन उठाया और पलक को कॉल किया पर पलक का फोन बंद आ रहा था। निर्भय को सच में ये पता नहीं था कि पलक को ये बात पता है या नहीं पता। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर पलक ने ये न्यूज़ देखी है तो वो कहाँ होगी, कैसे रिएक्ट करेगी। उसका कोई कॉल नहीं लग रहा था। उसने दिशांत को कॉल लगाया तो पता चला कि वो तो घर पर था। पलक कल उसे बना लिए ही तो होटल आ गई थी। निर्भय तुरंत अपने केबिन से निकला कि अचानक उसके नंबर पर एक कॉल आया। उसने देखा पलक का कॉल था। निर्भय ने तुरंत फोन उठाया पर सामने वाले इंसान की आवाज सुनकर वो रुक सा गया। चेहरे के भाव और ज्यादा बदल। वो रफ्तार के साथ वहां से निकल गया। दिल्ली। निर्भय की गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। वहां सारी मीडिया खड़ी थी। वो लोग पलक शेखावत से मिलना चाहते थे। एक तरह से मीडिया ने पलक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। उनका कहना था ये उनका काम, उनका हक है। वो किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और पलक को ऐसे मीडिया के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। न्यूज़ तो निर्भय ने डिलीट करवा दी थी पर जो हंगामा आंखों के सामने हुआ था उसे पर कैसे रोके सकते थे। निर्भय गाड़ी से बाहर आया। निर्भय को देखते ही सारी मीडिया जिनका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था उनका रुख निर्भय नोमानी की तरफ आ चुका था। वो सब कैमरा और माइक लेकर निर्भय की तरफ बढ़ गए और निर्भय के सामने माइक ले जाते हुए कहने लगे, सर आप अपने बीवी की इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे? सर, उन्होंने एक रिपोर्टर पर हाथ उठाया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या सच में वो होटल में अपने चाचा के साथ थी? क्या सच में वो इतनी गिरी हुई है? निर्भय ने किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसके साथ उसके गॉड्स थे जो मीडिया को हटा चुके थे।
वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आया और उसने चारों तरफ नजर घुमाई और नजर सीधा पलक पर जा ठहरी। पलक के कोने में बैठी सिर झुकाए चुपचाप अपनी हथेलियां को देख रही थी जो उसने घुटनों पर रख रखी थी। निर्भय तुरंत उसके पास चला आया और उसके सामने जाकर खड़ा होते हुए बोला, ये सब क्या है? और पलक में धीरे से सिर उठाकर उसे देखा तो निर्भय की आंखें डार्क हो गई। पलक के सिर पर हल्की सी चोट आ रखी थी। निर्भय ने एकदम से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, चोट कैसे आए? सामने बैठे इंस्पेक्टर ने खड़े होकर निर्भय के सामने आकर काफी नर्म लहजे में कहा, कार चला रही थी, इन्होंने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए, उसके बाद उनकी कार एक गाड़ी से टकराई। अच्छा हुआ कि वो गाड़ी खड़ी थी इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इन्हें चोट भी आ गई, इनफैक्ट चक्कर आ रहे थे इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। डॉक्टर को दिखा दिया है, पता चला कि प्रेग्नेंट है इसलिए तो हमने इन्हें यहाँ बैठाया है। हमने इनसे लाइसेंस मांगा जो इनके पास नहीं था, इन्हें पेनल्टी देने को कहा बट पैसे भी नहीं थे इनके पास, इसलिए आप ही को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ा हमें। और मीडिया तो है ही पागल, किसी ने देख लिया और खबर पहुंचा दी तो मीडिया तक, मीडिया पहुंच गई। अब कब से वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर रोक कर रखा है। सर आप अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाइए, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। निर्भय इंस्पेक्टर की बातें सुनते हुए भी पलक को देख रहा था, जिसने वापस सिर नीचे झुका लिया था। उसके हाथ हल्के हल्के से कांप रहे थे, वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए बैठी थी। निर्भय ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से सटाते हुए बोला, घर चलो। वो उसे लेकर चुपचाप बाहर आया तो गार्ड और पुलिस दोनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी मीडिया उनसे सवाल ना कर सके। निर्भय पलक को लेकर बाहर निकला कि मीडिया ने एक बार फिर से उन्हें घेर लिया बट इस बार गार्ड और पुलिस दोनों थे। उसने पलक को कार में बैठाया और खुद कार के आगे रुक गया। उसने गार्ड्स को हटने का इशारा किया, वो लोग हटे और अब मीडिया निर्भय के सामने थी। निर्भय के सामने एक बार फिर से माइक आ चुके थे और वही सवाल होने लगे। एक रिपोर्टर ने कहा, सर आपकी वाइफ ने इतने सारे मीडिया वालों के सामने एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो बिना किसी भाव के ठंडी वाइज में बोला, एक लड़की की इज्जत पर सवाल उठाए जाएंगे तो वो थप्पड़ नहीं मर्डर करना डिजर्व करती है। ये सुनते ही रिपोर्टर एक दूसरे को देखने लगे। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, बट सर उन्हें बाहर निकलते देखा गया है उस होटल से। और वो बोल ही रहा था कि निर्भय ने कहा, मेरे साथ थी, मेरी वाइफ है मेरे साथ थी, वहां क्या कर रही थी मेरे साथ, ये बताना तो शायद जरूरी नहीं है। रिपोर्टर्स एक बार फिर से चुप हो चुके थे, पर फिर भी सवाल तो करना ही था। इंसान को नीचा दिखाने के सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि उसे रिपोर्टर्स के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाए। एक और रिपोर्टर ने कहा, बट सर आपकी वाइफ ने जो कपड़े पहने हैं उसी कपड़ों के साथ उनके चाचा जी यानी सौरभ शेखावत को रात को एक लड़की के साथ होटल में जाते देखा। और फिर वो बोल नहीं रहा था कि निर्भय ने एक बार फिर कहा, कल रात मैंने खुद अपनी बीवी के कपड़े फाड़े थे और उसके लिए सुबह नई ड्रेस भेजी थी। रात को वहां क्या हुआ हमें नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे में थे, चाहो तो होटल की सीसीटीवी चेक कर सकते हो। इस बार सच में सबका मुंह बंद हो गया था, सब चुपचाप हो चुके थे। माइक अब भी निर्भय के मुंह के आगे थे पर सवाल क्या पूछे इसका जवाब पता नहीं था। सब शांति से खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, फोटोग्राफर्स फोटो ले रहे थे और अभी कहीं ना कहीं लाइव रिकॉर्डिंग चल ही रही थी। और निर्भय ने उन सबको घूरते हुए कहा, सवाल के जवाब सवालों को दिए जाते हैं, बकवास को नहीं। जो मेरी बीवी के सामने कर रहे थे वो बकवास थी और आइंदा उसके आसपास भी मत दिखना, अदरवाइज मुझे पुलिस केस करना पड़ेगा मेरी बीवी को हार्म करने की जुर्म में। सच पता लगाना मीडिया का काम है, ना कि किसी की इज्जत उछालना, ध्यान रहे। वो सब हैरानी से निर्भय को देखने लगे और निर्भय चुपचाप कार में बैठा। कार स्टार्ट हुई और वो वहां से जा चुके थे। पलक चुपचाप दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी, ना कुछ बोल रही थी ना निर्भय की तरफ देख रही थी। क्या हो गया था समझ में नहीं आ रहा था। घर आने तक भी वो चुपचाप थी। जब वो लोग ब्लैक विला पहुंचे तब भी पलक कार से नहीं उतरी तो निर्भय अपनी साइड से बाहर आया और उसने जाकर पलक की साइड का दरवाजा खोला। वो भारी कदमों से खड़ी हुई और चुपचाप अंदर चली गई। निर्भय ने पीछे खड़े राका की तरफ देखा और कहा, होटल की मेरी और पलक की फुटेज है, वायरल कर दो। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट, जितने भी स्क्रीनशॉट, जितनी भी न्यूज़ है सब कुछ डिलीट हो जानी चाहिए। पता लगाओ दैनिक कहाँ है, ये इंसान अभी तक मेरे सामने नहीं आया। और वो वहां से चला गया। निर्भय चुपचाप अंदर आया तो देखा पलक कमरे में जा चुकी थी। वो जानता था उसे गहरा धक्का लगा था, अपने ही चाचा के साथ उसका इस खबर के साथ जुड़ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड का उसे धोखा देना, फिर वहां रिपोर्टर को थप्पड़ मारना और ये सब कुछ।
एक ही दिन में बहुत कुछ हो चुका था। निर्भय कमरे में आया तो उसने देखा पलक एक जगह खड़ी चुपचाप बेड की तरफ देख रही थी। निर्भय ने गहरी सांस ली और पलक को कलाई से पकड़कर खींचा और उसे गले लगा लिया। शो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप पलक को गले लगाए उसके बालों को सहलाने लगा। पलक ने धीरे से अपने हाथ उठाकर उसकी कमर पर रख दिए और अचानक निर्भय को उसके सिसकियां की आवाज आने लगी। वो रोने लगी थी, उसे कस के गले लगाए बच्चों की तरह। शायद कब से अपने आंसू रोक रखे थे जो ऐसे बहने लगे थे। निर्भय ने उसे रोका नहीं, वो चाहता था कि आंसू बह जाए। वो प्रेग्नेंट थी और निर्भय नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह का सदमा ले। इनफैक्ट जो उसके साथ हो रहा था वो ये डिजर्व नहीं करती थी। प्रेगनेंसी में लोग खुश रहते हैं, वहीं पलक ट्रॉमा पर ट्रॉमा लिए जा रही थी। उसे हर दिन एक नया सदमा मिल रहा था। निर्भय उसे ऐसे ही गले लगाए चुपचाप खड़ा उसके बालों को सहलाता रहा और न जाने कितनी ही देर पलक रोती रही। निर्भय ने उसे खुद से अलग किया, उसकी आंखों से आंसू पोंछे और उसे गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर बैठा दिया। उसने पलक को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर के आने तक निर्भय वहीं बैठ रहा। उसने पलक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये वो ड्रेस नहीं है जो मैंने भेजी थी, तुमने ये कहाँ से पहनी? पलक ने हैरानी से उसकी तरफ सिर उठाकर देखा और फिर अपनी ड्रेस को देखते हुए बोली, मुझे मेरे कमरे में यही ड्रेस मिली। निर्भय ड्रेस को देखने लगा। उसने कुछ सोचते हुए दैनिक को कॉल किया और उसने दूसरी रिंग में फोन उठा दिया। निर्भय ने तुरंत कहा, सीसीटीवी फुटेज भेजो मुझे होटल की। दैनिक इस वक्त होटल में ही था। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर बाकी की फुटेज डिलीट करवाने ही आया था। उसने ओके कहा और फुटेज निर्भय को भेज दी। निर्भय बैठा उस फुटेज को देखने लगा। उसने देखा सौरभ शेखावत के साथ एक लड़की होटल के अंदर जा रही थी जिसने पलक वाली ही ड्रेस पहनी थी। वो हैरानी और असमंजस में उस ड्रेस को देख रहा था। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था पर निर्भय जानता था ये रिदा थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये ड्रेस चेंज कैसे हुई? मैंने ये ड्रेस नहीं भेजी। उसने पलक की तरफ देखा तो पलक खुद सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। निर्भय के दिमाग में कुछ चल रहा था। कोई जिसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, जिसने मीडिया को खबर दी, जो चाहता था कि पलक और सौरभ शेखावत का नाम एक साथ उड़े, जो चाहता था कि निर्भय ट्रिगर हो, पर वो अभी तक हुआ नहीं था। वो अब भी शांत था। वो यही सब सो रहा था और इतने में डॉक्टर आ गई। निर्भय ने उन्हें देखते ही कहा, चेक करो। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वो पलक की तरफ बढ़ गई पर निर्भय अभी वहीं खड़ा था। उसने निर्भय की तरफ मुड़कर कहा, आप बाहर जाएंगे? पर वो अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले बोला, आई एम हर हस्बैंड। मैंने उसे वैसे भी हर जगह से देखा है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चेक करो। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल पाए। उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था निर्भय के सामने, पर वो कुछ नहीं बोली और डॉक्टर चुपचाप पलक को चेक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसने निर्भय की तरफ मुड़कर कहा, अंदर तो कोई चोट नहीं आई है। आई थिंक बीपी हाई है। चोट पर बैंडेज कर दी है। मैं आपको कहूंगी कि इन्हें टेंशन से दूर रखें। जो अभी न्यूज चल रही है, जो हो रहा है, वो एनवायरनमेंट और वो माहौल अभी इनके लिए सही नहीं है। ये प्रेग्नेंट है, इन्हें सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। बट ये, वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने पहले हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। डॉक्टर ने पलक का इलाज किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निर्भय ने वापस राका को कॉल किया। राका ने फोन उठाया तो वो बोला, तुम्हारी बीवी पलक की डिलीवरी तक यही रहेगी, उसे लेकर आओ। राका के कुछ समझ में नहीं आया। निर्भय मितू को बुला रहा था। क्यों? फिर भी उसने बस ओके कहा और फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही निर्भय ने पलक की तरफ देखा और कहा, डिलीवरी तक घर में रहोगी तुम? वैसे भी 4 मंथ भी कंप्लीट होने वाला है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। बाकी के जो भी काम है वो मैं देख लूंगा। घर पर रहो, आराम करो। मितू आज आ जाएगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। वो जाने को मुड़ा कि पलक बोली, मैं इस घर पर नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। निर्भय ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो रोनी सी आवाज में बोली थी। निर्भय जानता था अभी जो कुछ भी हुआ है, उसमें पलक का ये सब बोलना लाजमी था। वो ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था उससे। उसने गहरी सांस ली और बोला, एक बार मितू यहाँ आ जाए फिर बात करते हैं। और वो इतना बोल वहां से चला गया। निर्भय ने पलक की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रखी थी। वो जानता था रीदा के बाद पलक सबसे ज्यादा मीतू के करीब थी। वो उसे यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था कि पलक का मन लग रहे। हाँ, मितू डॉक्टर थी तो वो पलक का ध्यान भी रख सकती थी। वो इसलिए चाहता था कि मितू रहे और यहाँ पलक अकेलापन भी महसूस ना करे। वो उस कमरे से बाहर निकल गया पर दिमाग में यही सवाल चल रहे थे, कौन है वो इंसान जिसने नहीं सब कुछ किया है?
जिसने जानबूझकर पलक को निशाना बनाया। अगर निर्भय का कोई दुश्मन होता तो उसे अच्छे से पता होता कि निर्भय को पलक के निशाना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पलक के नाम के पहले भी आर्टिकल्स छपे हैं। तब भी निर्भय ने कुछ नहीं किया तो वो अब भी कुछ नहीं करेगा। पर अगर किसी ने पलक को निशाना बनाया है तो इसका मतलब वो कोई और है, निर्भय का कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं, या शायद पलक का दुश्मन। वो बुदबुदाया, माहिर नहीं हो सकता। उसे पलक के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं होगा। मैंने खुद अपने हाथों से पलक के सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट करवाई है हर जगह से। सौरभ शेखावत खुद की ऐसी बदनामी नहीं करवाएगा। वो तो खुद मेरे हाथों में है, तो और कौन? वो यही सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में दो नाम घूम के रह गए। वो धीरे से बोला, या तो ये विवेक नोमानी आपका काम है, या महारानी का, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी ये किया है देन आई विल किल यू। दिल्ली, ब्लेक विला। निर्भय इस वक्त सोफे पर किसी राजा की तरह अपने दोनों हाथ पीछे की ओर फैलाए बैठा था। एक पैर पर दूसरा पैर था और उसके सामने मितु खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मितु के थोड़ी दूरी पर उसका बैग रखा था और उन दोनों से थोड़ी दूरी पर, मगर उनके बीच में ही राका खड़ा था, जो उन दोनों को ही ना देखकर सामने देख रहा था। और मितु लगभग अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ दूं? मुझे पागल समझ रखा है, या खुद को? और निर्भय बिना किसी भाव के बोला, ना तुम पागल हो ना मैं, किसी को जरूरत है तुम्हारी और मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। वो बोल ही रहा था कि मितु ने कहा, पैसों के दम पर किसी और को पागल बनाना। पहले तुमने मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो नाइट स्टैंड, उसके बाद प्रेगनेंसी है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना, उसे गलत साबित करना और उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं, वो भी अपनी जॉब छोड़कर। नामुमकिन है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो इतना कहकर वहां से जाने को पलटी के निर्भय ने कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जॉब चली जाए, राइट? मितु के कदम एकदम से रुक गए। उसने एक नजर राका को देखा और फिर वापस निर्भय की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? वो भी उस इंसान का नाम लेकर जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वफादार है। भूलो मत, रक्षित दीवान की खुद की एक गार्डियन एजेंसी है। तुम उसे जॉब से निकल भी दोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत समझना कि वो तुम्हारे लिए जीता है और मारता है। निर्भय के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो धीरे से राका की तरफ अपना चेहरा घुमा कर बोला, क्या सच में? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं तो तुम अपनी बीवी के साथ जा सकते हो। राका कुछ भी नहीं बोला तो मितु उसे चुपचाप देखने लगी और निर्भय ने एक बार फिर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं? राका ने वैसे ही बिना उन दोनों की तरफ देख हुए तेज आवाज में कहा, नो सर। निर्भय ने ये सुना तो उसी स्माइल के साथ मितु की तरफ देखते हुए कहा, अपने पति का दिल दुखाकर, उसे यहाँ से जॉब से निकलवाकर, उसकी एजेंसी उससे चलवाओगी? वो कर लेगा। इनफैक्ट मेरे पीछे उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लोगी शायद, पर वो मन मार के करेगा अपनी बीवी के लिए। मितु खामोशी से राका को देखने लगी। वो जानती थी राका निर्भय के लिए बहुत ईमानदार था, बहुत लॉयल था। उसे ऐसे निर्भय के खिलाफ करना मुमकिन नहीं नामुमकिन था, और जैसा कि निर्भय बोल रहा था, राका उसकी बात मान भी लगा। अपनी एजेंसी संभालेगा और निर्भय को छोड़ भी देगा, पर वो कहीं ना कहीं खुश नहीं रहेगा। उसके दिमाग में निर्भय ही घूमता रहेगा, क्योंकि काफी सालों से उसके साथ काम कर रहा था वो, तब से जब मितु उसकी जिंदगी में आए भी नहीं थी। वो चुपचाप राका को देखते हुए धीरे से बुदबुदाए, मैन्युपुलेट करने में महारत हासिल कर रखी है इस इंसान ने। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ पर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो मेरा पैशन है, मेरा करियर है, मेरा प्रोफेशन है, मैं उसे नहीं। वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने कहा, पलक की डिलीवरी के बाद तुम जहाँ चाहो, जिस हॉस्पिटल में चाहो उसे अस्पताल में तुम्हारी जॉब लग जाएगी, बट उसकी डिलीवरी तक तुम यहाँ रहोगी, सिर्फ उसके साथ। मितु उसे खामोशी से घूरने लगी। वो जानती थी निर्भय उसकी बात नहीं मानने वाला, और वही वो निर्भय की बात ना चाहते हुए भी मान रही थी। कहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से, कहीं अपने हस्बैंड की वजह से, और कहीं अपने आप के प्रोफेशन को बचाने के लिए। वो जानती थी अगर उसने निर्भय की बात नहीं मानी तो निर्भय उसके करियर को बर्बाद करके रख देगा। पलक के करियर को तो लगभग बर्बादी की कगार पर ले ही आया था वो, उसे घर पर जो बैठा रहा था। मितु कुछ नहीं बोली तो निर्भय ने उसे 2 उंगलियों के इशारे से जाने को कहा। एक नौकर आया और मितु का बैग लेकर वहां से चला गया। मितु ने एक नजर राका को देखा तो उसने बस उसे जाने का इशारा किया। वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निर्भय ने राका की तरफ देखते हुए कहा, दैनिक का कोई आता पता? उसने इतना कहा ही था कि भागते हुए गेट से दैनिक अंदर आते हुए बोला, सर यहाँ है मेरा आता पता।
और तुरंत लैपटॉप ऑन करके उसके सामने रख दिया और बोला, सर आपकी और पलक मैम की वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है। उसे पोस्ट करते ही पलक मैम के ऊपर से जैसे सारे इल्जाम हट गए हो। इनफैक्ट अब उसे रिपोर्टर के ऊपर लड़कियों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सच है। एक लड़की के ऊपर सवाल खड़े करने का हक किसी का नहीं। इनफैक्ट अब पूरे मीडिया को ट्रोल किया जा रहा है इसलिए कि बिना सच्चाई पता लगाए किसी के भी ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, वो भी इतने गंदे। इनफैक्ट सब लोग पलक मैम की साइड आ चुके हैं। ये सुनते ही निर्भय के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आई और दैनिक ने कहा, सर मैंने एक और काम भी कर दिया है पर उसके लिए मैंने आपसे पूछा नहीं। आई एम रियली सॉरी। निर्भय ने सिर उठाकर उसे देखा तो वो बोला, मुझे रात के सौरभ शेखावत और रिदा के साथ में फोटोज और वीडियो मिल चुके थे तो मैंने उन्हें भी अपलोड कर दिया। अब सब रिदा को ट्रोल कर रहे हैं और साथ में सौरभ शेखावत की अलग से धज्जियां उड़ी है। उसकी बात सुनकर निर्भय ने अपने हाथ के इशारे से उसे करीब आने को कहा। दैनिक को लगा आज हो गया। उसे निर्भय से बिना पूछे काम नहीं करना चाहिए। वो मन ही मन बोल, बड़ा शौक था हीरो बनने का, अब हीरो की तरह मार खा विलन से। वो इतना बोलकर निर्भय के पास आया तो निर्भय ने उसके कंधे पर हाथ मारा, यानी वो उसे शाबाशी दे रहा था। दैनिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने आगे की फुटेज दिखाते हुए कहा, उन 2 फुटेज के अलावा मैंने सारी फोटोज डिलीट करवा दी है। आपने जो सौरभ शेखावत को उठाया वो भी और बाकी दूसरी सारी भी। अब अगर कोई फुटेज देखेगा तो उन्हें सिर्फ 2 ही फुटेज मिलेगी। एक फुटेज जब रिदा और सौरभ शेखावत अंदर गए थे और दूसरी आपकी और पलक मैम की। निर्भय चुपचाप वीडियो को देख रहा था और दैनिक ने कहा, अच्छा एक और चीज भी पता चली है। दैनिक की बात सुन निर्भय ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा तो वो बोला, एक आदमी जब आप और पलक मैम कमरे के अंदर थे तब आपके कमरे के बाहर आया था। पता नहीं वो कौन था। वो कॉल पर बात भी कर रहा था। मैंने वहां के स्टाफ से भी पूछा तो उनका कहना था कि उस इंसान ने कल कमरा बुक किया था। वो कल रात वहीं पर था और सुबह उसने चेक आउट कर लिया, पर मुझे पता नहीं क्यों इस पर शक हो रहा है। निर्भय ने कहा, कहां पर है? तो दैनिक ने वीडियो बदलकर उस आदमी की फोटो दिखा दी। निर्भय उस इंसान को ध्यान से देखने लगा और अचानक उसकी आंखें डार्क हो गई। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, महारानी। राका ने सुना तो उसने भी उस फोटो को देखा। हाँ, ये आदमी महारानी का आदमी था। वो लोग जानते थे इसे। राका ने निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, उठा लो। राका ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से निकल गया। अब वहां दैनिक अकेला निर्भय के सामने खड़ा था। वो चुपचाप उसे देख रहा था क्योंकि अब निर्भय उसके साथ क्या करने वाला था उसे नहीं पता। उसने काम तो खत्म कर दिया था। वो धीरे से बोला, सर अब मैं क्या करूं? निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम आज आराम करो। जो तुमने किया है वो बहुत है। कल से ड्यूटी पर लग जाना। दैनिक एकदम से खुश हो गया। उसने तुरंत कहा, थैंक यू सर, और वो लैपटॉप उठाकर वहां से चला गया। वो जानता था अगर वो यहाँ रुका और निर्भय का मूड बदला तो वो उसे कोई और काम पकड़ा देगा या फिर गुस्सा दैनिक पर उतार देगा, इसलिए दैनिक तुरंत वहां से भाग गया। उसके जाते ही निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए थे। वो धीरे से बुदबुदाया, महारानी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक नई दुश्मन बन चुकी है, जिसे उसकी औकात दिखाना और उसे औकात में लाना जरूरी हो गया है। निर्भय नोमानी को भड़काने का काम किया है तुमने। मुझे ट्रिगर करना चाहती थी। चलो मैं हो गया ट्रिगर, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वो कुछ सोच रहा था, किसी गहरी सोच में। यहाँ ऊपर कमरे में पलक को नींद का इंजेक्शन दिया था डॉक्टर, इसलिए वो सारे दिन सो रही थी। डॉक्टर का कहना था उसे गहरी नींद, आराम और सुकून की जरूरत है और वो तीनों ही चीज इस वक्त उसकी जिंदगी से हराम हो चुकी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका एक फैमिली मेंबर और उसकी रेपुटेशन, तीनों चीज लगभग उसके हाथ से जा रही थी। वो पूरे दिन सोती रही और जब शाम को उसकी आंख खुली तो उसने मितू को अपने कमरे में पाया। वो हैरानी से उठकर बैठते हुए बोली, मितू तू यहाँ क्या? वो बोल ही रही थी, उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों थी और मितू उसके सामने उसके पास ही एक कटोरा लेकर बैठी और उसकी तरफ सूप का चम्मच बढ़ाते हुए बोला, हाँ सुना तेरी तबीयत खराब है तो तेरे पति ने मुझे बुला लिया ये कहकर कि मैं ही तेरा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, तो मैं आ गई। उसके चेहरे पर स्माइल थी। पलक ने धीरे से कहा, 1 मिनट सूप का कटोरा रख तो जरा। मितू को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सूप का चम्मच वापस कटोरी में रखा और उस कटोरी को साइड टेबल पर रखा तो पलक ने एकदम से उसे गले लगा लिया। मितू हैरान ही रह गई और पलक ने उसे गले लगाए हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। मुझे इस वक्त जरूरत है तेरी, बहुत ज्यादा। और उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। मितू चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरने लगी और मुस्कुरा कर बोली,
तुझे जरूरत है इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। और अब तू फिक्र मत कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूंगी, ऐसे ही तेरे साथ रहूंगी और जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी तू मुझे अपने पास पाएगी। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। अब चल चुपचाप सूप पी ले। बहुत कमजोरी आ गई है तेरे शरीर में, सब कुछ देख चुकी हूँ और चेक कर चुकी हूँ। कमजोरी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में चली जाएगी ऐसे, फिर बच्चे पर क्या असर होगा। 4 महीने होने वाला है तेरी प्रेगनेंसी को पर कोई ग्रोथ नहीं। चुपचाप सूप पी। और वो उसे सूप पिलाने लगी। पलक मुस्कुराई और चुपचाप उसके हाथों से सूप पीने लगी। उन दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया था। कमरे के दरवाजे पर निर्भय खड़ा था जो उन दोनों को ही देख रहा था। पलक के इसी सुकून के लिए वो मित्तू को यहाँ लेकर आया था। वो जानता था पलक को वो कितना ही ऐसो आराम क्यों न दे दे। जो सुकून उसे अपने दोस्त के साथ आएगा वो निर्भय के साथ नहीं आने वाला, और सच में वही बात थी। मित्तू के आते ही वो खुश हो गई थी, इतनी खुश जैसे उसे उसका परिवार मिल गया। निर्भय ये देखकर सुकून में था कि चलो अब पलक ठीक रहेगी, कम से कम प्रेगनेंसी में ही सही। वो वहां से जाते हुए बोला, और अब तुम्हारी बारी। दिल्ली वेयरहाउस एरिया में आज फिर वेयरहाउस में उसी जगह पर उसी कुर्सी पर एक और शख्स बंधा हुआ बैठा था। ये कोई और नहीं वही शख्स था जिसने होटल में निर्भय और पलक की खबर महारानी तक पहुंचाई थी। वो बंधा हुआ था, उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, बस हाथ पर रस्सियां इतनी कसी हुई थी कि वहां से खून आने लगा था। वो बार बार अपनी रस्सियों को खोलने के लिए कलाई को घुमा रहा था, पर दर्द बढ़ता जा रहा था, फिर भी वो रस्सियां नहीं खुल रही थी। वो हैरानी से परेशान सा इधर उधर देख रहा था। वो जानता था वो निर्भय नोमानी के हाथ लग चुका है, वरना कोई और दुश्मन तो यहाँ हो ही नहीं सकता। वो परेशान था और इतने में वेयरहाउस का वो शटल एकदम से खुला। उसने एकदम से सिर उठाकर देखा तो बाहर से आ रही वो रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया गई। उसने अपनी आंखों की भिंच लिया और जबरदस्ती थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए देखने की कोशिश करने लगा कि सामने है कौन। रोशनी के बीच उसे एक साया अंदर आता दिखा। वो साया उसके ऊपर गिर रहा था। उस इंसान को देख पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पीछे बेहद रोशनी थी। शायद बाहर गाड़ियां खड़ी थी जिनकी हेडलाइट्स ऑन थी। वो इंसान अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रोड को जमीन पर रगड़ाते हुए चला आ रहा था, जिसका शोर उस बंधे हुए आदमी के कान को खून निकाल देने जितना दर्द दे रहा था। वो आदमी जिसके हाथ में रोड थी वो अब उसके करीब चला आया था, और वो कोई और नहीं निर्भय था। उसके चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी स्माइल थी जो पता नहीं क्यों उस आदमी को डरा रही थी, और निर्भय उसे देखते हुए अपना सिर हल्का सा टेढ़ा करके धीरे से पर काफी खतरनाक आवाज में बोला, हेलो शुभम नायक, हाउ आर यू। सामने बैठा हुआ शख्स यानी शुभम, जिसने निर्भय के मुंह से अपना नाम सुना था, उसे पता नहीं चला कि निर्भय ने कब उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। निर्भय उसे देखते हुए मुस्कुराया और ऐसे ही उस रोड को जमीन पर रगड़ते हुए उसके पास से होकर पीछे जाते हुए बोला, तुम्हें पता है आई लाइक यू। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया और निर्भय वैसे ही उसके पीछे से होकर दूसरी तरफ से वापस उसके सामने आते हुए बोला, काम किया तुमने, मुझे समझ तक नहीं आया कि तुमने कब ये सब कर दिया, पर तुम कर चुके थे। वो आदमी डर रहा था, पसीने से शरीर भीगे जा रहा था और वो बार बार निर्भय को कभी सर घुमाकर इधर तो कभी उधर देख रहा था क्योंकि निर्भय उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसकी उस रोड से निकलती आवाज उस इंसान को डरा रही थी कि कब वो उसे दे मारे, और निर्भय वैसे ही बोलने लगा, मेरी बीवी पर इल्जाम लगाना, उसकी इज्जत उछालना, उसे एक अजीब सा सदमा देना, फिर फंसाने की कोशिश करना, ये सब करके तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे जान सकता हूँ। वो आदमी डरते हुए भी अपना डर का घूंट निगलकर हड़बड़ाहट में बड़बड़ाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भेजा गया था। मुझसे कहा गया था कि तुम्हारी कमजोरी को ढूंढ लूं। मुझसे कहा गया था कि किसी ऐसे को ढूंढो जिसे तकलीफ देने से तुम्हें तकलीफ हो। मैंने जब तुम्हें होटल में उस लड़की को सफाई देते देखा मैं समझ गया कि वो तुम्हारी कमजोरी है। मैंने कभी नहीं सुना कि निर्भय नोमानी ने किसी को सफाई दी है, मैंने इसलिए। वो बोल नहीं रहा था कि एकदम से उसके कान में एक आवाज पड़ी, शश शश। वो एकदम से डरकर चुप हो गया और निर्भय उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो हल्का सा झुका और उस आदमी के चेहरे के एकदम सामने अपना चेहरा ले जाकर बोला, सब कुछ सही है। तुमने किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जो निर्भय नोमानी के करीब है, जिससे निर्भय का कोई लेना देना है, पर तुमसे ये किसने कह दिया कि वो मेरी कमजोरी है। वो आदमी डर रहा था, फिर भी वो निर्भय की आंखों में देख रहा था। उसका चेहरा निर्भय के चेहरे से 2-3 इंच की दूरी पर था और निर्भय ने अपना सिर वापस पीछे लेते हुए कहा, इतना दिमाग है तुम में, इतने दिमाग से, इतनी सफाई से तुमने अपना काम किया, पर एक ही गलती कर दी, गलतफहमी पालने की कि वो लड़की मेरी कमजोरी है। बता दूं, मुझे बस उससे एक मकसद पूरा करवाना है।
इसलिए वो मेरी जिंदगी में है। जैसे ही मेरा मकसद खत्म होगा वो मेरी दुनिया से दूर फेंक दी जाएगी। ये काम तुम अभी नहीं भी करते तो बाद में मुझे करना ही था, पर अभी ये काम करके तुमने गलती कर दी, अब भुगतना तो तुझे पड़ेगा। वो काफी पछतावे के भाव से बोल रहा था, जैसे उसे काफी गिल्ट है अपनी हरकत का, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इंसान को बस ये एहसास दिलाना चाहता था कि निर्भय नोमानी के कितने रूप हैं। उसने अपनी रोड की तरफ देखते हुए कहा, पता है ये मेरा हथियार है। इससे जब मैं किसी को मारता हूं तो मुझे अंदर तक सुकून मिलता है और फिलहाल मैं बड़ा बेचैन हूं। मुझे सुकून की जरूरत है और मुझे सुकून दोगे तुम। वो इंसान डर गया। वो कभी निर्भय के हाथ में पकड़ी उस रोड को देख रहा था तो कभी निर्भय को। निर्भय ने उस रोड को देखते हुए स्माइल की और एक झटके के साथ वो रोड सीधा उस आदमी के मुंह पर दे मारी। शुभम का चेहरा एक तरफ झुक चुका था, उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो एकदम से कराह उठा। निर्भय ने अपनी रोड को देखते हुए कहा, बड़ा जोर का लगती है पर फिर भी सुकून देती है। उसने रोड को देखते हुए ही उसके पीछे जाकर कहा, मुझे सजा देने का शौक है। माफी मेरी फितरत नहीं, और जो माफी मांगते हैं मुझे उन पर तरस नहीं आता, पर तुम पर आ रहा है। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि तरस खाना निर्भय नोमानी का काम नहीं। उसने पीछे से ही वो रोड उसके गले पर दे मारी। उस इंसान का सिर एक तरफ झुक चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन ही टूट गई हो। वो अब कराह भी नहीं पा रहा था, आंखों से आंसू और मुंह से खून निकल रहा था। उसका सिर अपने कंधे की तरफ ऐसे लुढ़क गया था जैसे जान ही ना हो, पर वो जिंदा था। और निर्भय ने कहा, ये आखिरी ताकि तू मौत तक पहुंचे पर मारे नहीं। और उसने एक जोरदार की रोड फिर से उसकी गर्दन पर दे मारी। निर्भय ने उसकी गर्दन पर ही वार किया था, वो भी काफी जोर से। वो बेशोह हो चुका था। निर्भय ने अब एक नजर राका की तरफ देखा तो वो दौड़कर आया और उस आदमी को चेक किया, उसकी गर्दन को हिलाकर देखा और फिर बोला, टूट गई। निर्भय ने एक स्माइल के साथ अपने हाथ शर्ट को देखा जिन पर खुश उठकर लगा था, फिर शर्ट पर देखा तो खून के दाग लगे थे। उसे याद था पिछली बार विधान के साथ जब वो ये करके गया था तो पलक ने उसकी शर्ट पर खून के दाग देख लिए थे। निर्भय ने उस रोड को राका की तरफ बढ़ा दी और एक तरफ बढ़ गया। वहां एक आदमी पानी का जग लेकर खड़ा था। निर्भय ने अपने हाथों को धोया और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट के बटन खोलते हुए वो बड़बड़ा रहा था, छोटी से छोटी चीज नोटिस कर लेती है, पता नहीं कौन सी नजर से देखती है। राका जाकर उसके लिए एक शर्ट ले आया। वो बिल्कुल वैसे ही सफेद शर्ट थी जैसी निर्भय में पहनी थी। निर्भय ने वो शर्ट पहनी और फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, जिंदा रखना इसे, ये मारे ना। राका ने हाँ में सिर हिलाया और 2 गार्ड्स के साथ उस आदमी को भेज दिया और फिर वापस निर्भय की तरफ देखकर बोला, सर वो जो हम लोगों ने विधान के साथ किया था, उसके घर वालों ने केस किया है, बट उन्हें अभी तक पता नहीं है कि ये सब हमने किया है। पुलिस और उसके घर वाले उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने विधान की ये हालत की है। वो जिंदा है पर सिर पर गहरी चोट आने की वजह से बोल नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ उसकी काफी बदनामी हुई है। आपने उसके खिलाफ आर्टिकल छपवाया था जिसमें आपने लिखवाया था कि एक लड़की का करने की कोशिश करके विधान बंसल फरार है, और फिर बाद में उसका अस्पताल से ऐसी हालत में मिलना। पुलिस को ये भी शक है कि शायद किसी ने अपने बचाव में उसे मारा है, पर वो जानना चाहते हैं कि वो लड़की है कौन। बात मैडम पर आकर रुक सकती है? निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, इंतजार कर, जैसे ही वो होश में आता है उठा लो और पता लगाओ रिदा कहाँ है, कल से गायब है। राका ने हाँ में सिर हिलाया और निर्भय वहां से निकल चुका था। वो सीधे ब्लैक विला पहुंचा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, पर जब वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा पलक और मितू दोनों टीवी देख रही थी। दोनों के आगे पॉपकॉर्न का बड़ा सा कोम्बो रखा हुआ था और कोल्ड ड्रिंक थी। निर्भय की आंखें छोटी हो गई। उसने कमरे में आते हुए कहा, सोई क्यों नहीं तुम दोनों? मितू और पलक दोनों की नजर उस तरफ चली गई तो पलक ने तुरंत कहा, मूवी खत्म नहीं होगी तब तक थोड़ी सोएंगे, वक्त का क्या जाता है। मितू तू छोड़ मूवी देख। निर्भय के चेहरे के भाव और सख्त हो गए। उसने अपना फोन निकाला और जरा तेज आवाज में बोल, राका कहाँ हो तुम? जैसे ही मितू ने ये सुना एकदम से बोली, अरे उसे क्यों कॉल कर रहे हो? पर निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने से राका की आवाज आई, सर मैं पहुंच रहा हूं। और निर्भय ने कहा, अपनी बीवी को संभालो, कमरे में लेकर जाओ इसे। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? उसकी बात सुनकर मितू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो पलक को और निर्भय को एक एक कर घूर रही थी। पलक खुद हैरान थी, वो आंखें बड़ी किए निर्भय को घूर रही थी और मितू एकदम से अपनी जगह से उठाते हुए बोली, पलक तेरा हस्बैंड सिर्फ रूड नहीं बद्दा दिमाग और बेशर्म भी है। और वो इतना बोल कमरे से बाहर चली गई।
बेचारी पलक वो देखती रह गई। वो क्या ही कहती। निर्भय ने फोन रखा और पलक के पास जाकर पसर गया और मूवी जो चल रही थी उसे चेंज कर दी। पलक एकदम से बोली, तुमने उसके साथ क्यों किया ऐसा? निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे चैनल चेंज करते हुए ही कहा, रात का वक्त हर बीवी का अपने हस्बैंड के लिए होता है, और तुम ये वक्त किसी और को दे रही थी, इसलिए मुझे उसे उसके हस्बैंड के पास भेजना पड़ा। पलक वैसे ही उसे घूरते हुए बोली, मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूं। ठीक है, बच्चे तक की देर है, उसके बाद ना मैं इस घर में रहूंगी, ना इस कमरे में, चली जाऊंगी मैं यहां से। निर्भय बड़े अजीब ढंग से बोला, वो तो तुम्हें जाना ही है। पलक वैसे ही असमंजस में बोली, क्या मतलब? वो बिना किसी भाव के उसके हाथ से पॉपकॉर्न लेते हुए बोला, जाकर सो जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। पलक ने उसे घूरा पर जब वक्त देखा तो सच में काफी रात हो गई थी और वो अपनी स्क्रीन के मामले में बहुत कॉन्शियस थी। वो मॉडल थी और खूबसूरत रहना उसे पसंद था। वो एकदम से उठते हुए बोली, इतनी रात हो गई, मेरी आंखों पर डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। निर्भय ने एक नज़र उसे देखा और बस वैसे ही सामने ऑन टीवी को देखने लगा। पलक जाकर सो गई पर निर्भय के दिमाग में राका की बात चल रही थी। बंसल फैमिली उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके रेप के इल्जाम विधान पर लगे थे और ये मुमकिन था कि वो पलक को ढूंढ लेंगे, पर निर्भय नहीं चाहता था कि फिलहाल किसी को भी ये पता चले कि वो लड़की पलक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।